91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप लोगों के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां, कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां और कई तरह के कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। और फिलहाल अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नरेंद्र दत्त रयाल जी, जो कि अपने आप में एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ इनके परिचय में कहने को हैं। तो अभी हम इनसे बातचीत के दौरान वो सारी बातें हम करेंगे। और ख़ास बात ये है कि ये अपने आप में दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किए हैं और उन संघर्षों से ये खुद आगे बढ़ते आए हैं, और साथ ही अपने साहित्य से, अपनी कविताओं से ये दूसरों को भी प्रेरित करते आए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं रयाल जी का हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। तो रयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। और सबसे पहले मैं हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोता जनों को नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र दत्त रयाल जी, जैसे कि आप अभी एक कवि हैं और अपनी ज़िंदगी में आपने काफ़ी सारे संघर्षों के बाद आप आगे बढ़ते आए हैं। तो बात करते हैं शुरुआत से कि कैसे आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, कहाँ आप पैदा हुए और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। देखिए सर, मैं टिहरी गढ़वाल, अपने देवभूमि उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के एक पट्टी पड़ती है, दोगी पट्टी, उसमें ग्राम बुगाला एक गांव है, वहां पर मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव से ही प्रारंभ हुई। पिताजी मेरे शिक्षक थे और गांव में ही शिक्षा दीक्षा होने के बाद जब मैंने 8th जो जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद मैं ऋषिकेश भरत मंदिर इंटर कॉलेज में आकर के मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा वहां से प्राप्त की। फिर ऋषिकेश में से ही मैंने डिग्री कॉलेज में एजुकेशन लिया, अपना ग्रेजुएशन किया और अपने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने जो आगे जीवन के जो अन्य कार्यक्रम होते हैं, अपने जीवन की जो तैयारी होती है जिसके लिए कि नौकरी वगैरह के लिए मैं प्रयास करने के लिए फिर एग्जामिनेशन की तैयारी पे लग गया था और दिल्ली चला गया था। तो ये सब करने के बाद यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ग्रेजुएशन करने के बाद जबकि मैं दिल्ली में अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई और मैं एक दिव्यांग हो गया। उसके बाद काफी समय तक तो उसका इलाज ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन जब उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ तो उसके उपरांत मैंने फिर से पढ़ाई अपनी स्टार्ट की। NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, जो देहरादून में है, मैंने सबसे पहले वहां से स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से B.Ed किया, फिर डबल MA किया और ये सारी एजुकेशन मैंने ब्लाइंड होने के बाद की है। लेकिन बचपन से एक शौक जो साहित्यिक था, कविताएं लिखने का, कहानी लिखने का, वो बचपन से था। वो तो मैं हल्का फुल्का लिख ही रहा था, लेकिन मैंने कभी उनका संग्रह किया नहीं। लेकिन जब स्थिति कुछ और बदल जाती है तो तब जाकर के मैं साहित्यिक फील्ड को भी मैंने आजमाना शुरू किया। जैसे आप लगातार सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथ ही औरों को भी प्रेरित करते आए हैं। तो किस तरह से आप अपनी कविताओं के माध्यम से भी और साथ ही अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से, अपने अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से कैसे आप लोगों को प्रेरित करते आए हैं, और कैसा फिर आपको जो फीडबैक मिलता है, जो कि प्रतिक्रिया मिलती है, कैसी वो रहती हैं? जी, NIVH में जब मैं गया तो NIVH में जाने के बाद मैंने वहां पर देखा कि किस प्रकार से जो वहां पर ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं भाई? छोटे छोटे बच्चे भी, 3-3 4-4 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और पूरे कैंपस का राउंड लगा लेते हैं। तो वहां से मेरी को एक प्रेरणा मिली कि यार, जब ये बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ सकते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चूंकि आप तो जानते हैं, बाय बर्थ में ब्लाइंड नहीं था, मैंने तो वो दुनिया भी देखी है और ये दुनिया भी देखी है। इसलिए मैंने भी कोशिश की कि मेरे द्वारा समाज में जिन लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ
उनको मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो मैंने वो मदद करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने हिम गरिमा सांस्कृतिक एवं जन कल्याण विकास समिति एक संगठन बनाया, एक समिति बनाई अपनी। पहले मैंने रयाल एंड ग्रुप करके चलाया था, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने हिम गरिमा उसका नाम दिया। और उसके माध्यम से मैंने समाज में जिस प्रकार के भी जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, चाहे वो विजुअली हो, चाहे हियरिंग का हो, चाहे फिजिकली हो, तो जो भी प्रकार के मेरे से जो हो सकता है मैं उस प्रकार की मदद उसकी करने की कोशिश करता हूँ। कई बार अपने हिम गरिमा सांस्कृतिक जन कल्याण विकास समिति के माध्यम से कई कैंपों का भी आयोजन किया, जिसमें मैंने ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखियाँ, दृष्टिबाधितों के लिए जो छड़ियाँ होती हैं वो, और लो विजन के लिए चश्मे, और जो हियरिंग डिसेबल्ड जो हैं उनके लिए हियरिंग एड। तो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं। लगभग 2-2 लोगों को मैंने इससे लाभान्वित करवाया है। उसके साथ साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर बड़े प्रखरता से बोलने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मैं अपनी कविताओं के माध्यम से रखता हूँ, समाज के सामने रखता हूँ, और उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो रयाल जी, आपने जिस तरीके से हमारे सामने और हमारे श्रोताओं के सामने अपनी अपनी सारी बातें रखी कि आप कविताओं के साथ ही सामाजिक गतिविधियों में किस तरीके से आप हिम गरिमा के माध्यम से आप अपना कार्य लगातार करते आ रहे हैं, तो काफ़ी अपने आप में प्रेरित करने वाली ये सारी बातें होती हैं कि खुद पहले किसी समस्या से दो चार होना और उस समस्या के आगे बढ़कर अपने जीवन में संघर्ष को लगातार करते रहना, और उस संघर्ष में आप अपने ही जैसे और लोगों को भी शामिल कर उन्हें भी आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं और उन्हें आप आगे बढ़ाते आए हैं। तो अपने आप में काफ़ी प्रेरित करने वाली ये सारी बातें हैं। अब जैसे अगर बात की जाए आपकी कविताओं की, तो अगर आप हमारे श्रोताओं के सामने अपनी कोई कविता रख सकें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जी, आभार होगा। जरूर रखूंगा। जी। मैं समझता हूँ कि अगर हास्य में रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कविताएं वैसे लोग सुनना पसंद करते ही नहीं है सर। ये सर्व सत्य है, या तो कोई साहित्य प्रेमी ही सुनते हैं। लेकिन चलो, मैं एक हास्य कविता आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। सारे हमारे हेलो हल्द्वानी के जितने भी श्रोता हैं उन सबको अर्पित और समर्पित करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यंग्यात्मक कविताएं मैं ज़्यादा करके व्यंग्यात्मक ही लिखता हूँ, और गढ़वाली में और हिंदी दोनों में लिखता हूँ। तो मैं हिंदी में आज आपको सुनाता हूँ कि नववर्ष के प्रातः काल श्रीमती खुशियों से थी बेहाल। ऐसा होता है सर कि जो हमारी मातृशक्ति है, उनकी जो प्रकृति है वो इस प्रकार की है कि जैसे जब उनकी अगर तारीफ कर दीजिए ना तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है। जैसे फूल है ना, फूल फूल है, लेकिन उसकी अगर आप तारीफ करेंगे तो उस फूल पे भी चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी मातृशक्ति की भी प्रकृति है। ऐसे ही दामादों की प्रकृति है जी, वो दहेज के ऊपर ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। भिखारी हैं वो भीख के ऊपर ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो ये सब चीजों का मिला जुला एक व्यंग्यात्मक रूप में आपके सामने रख रहा हूँ कि नववर्ष के प्रातः काल श्रीमती खुशियों से थी बेहाल। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। श्रीमती झट से खड़ी उठी, दरवाजा खोला, बाहर से भभूत रमाए साधु बोला, वाह देवी कितनी सुंदर सूरत पाई हो, इस पर नववर्ष की बधाई हो। इस तारीफ से हमारी श्रीमती जी मुस्कुराई और झट से हमें आवाज लगाई, ए जी सुनते हो, बाबा जी आए हैं। हम सोचे शायद ससुर जी दहेज में कुछ देने आए हैं। झट से उठे, तन पर तहमद लपटा, चरण स्पर्श के लिए चरणों में लेटा। ऊपर से आवाज आई, खुश रहो बेटा, चरणों से ऊपर उठो बच्चा, कह रही है तुम्हारी ये मस्तक रेखा, धर्म कर्म और शर्म को तुम मानते हो अच्छा। ये लो दर्शन करो नागदेव का, नोट चढ़ाओ पूरे 100 का। आजकल बाबा जी भी स्टैंडर्ड हो गए, 100 रुपए से नीचे बात नहीं करते हैं कि ये लो दर्शन करो नागदेव का, नोट चढ़ाओ पूरे 100 का। बाबा ने पेटारे का ढक्कन उठाया, अंदर से क्रोधित नाग ने फन फैलाया। फन देखकर मैं घबराया, डर के कारण सर चकराया। मैं बोला, अरे अरे बाबा पीछे करो काटेगा। बाबा जी मुस्कुराए, बोले बेटा अब कहां तक बच पाएगा।
अरे ये बेचारे नागराज तो मेरे पिटारे में लेटे हैं, इससे बड़े बड़े फनदार तो देश की गद्दी में बैठे हैं, उनसे कैसे बच पाएगा? इस बात का क्या ख्याल? अर्ध निंद्रा में कहां सो रहे हो मिस्टर नरेंद्र रयाल? देर मत करो, जल्दी जाओ, भिक्षा बढ़ाकर हमें चढ़ाओ, अगले द्वारे पर भी जाना है। आज रात को भिखारी एसोसिएशन में हमने भी कॉकटेल पार्टी से नववर्ष मनाना है, नववर्ष मनाना है, नववर्ष मनाना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो रयाल जी, जिस तरीके से आपने ये हास्य कविता लिखी है, काफ़ी हद तक का ये हमारे समाज को भी दर्शाती है, और एक छोटे से हास्य में ही ये बड़ी बड़ी समस्याओं को हमारे सामने लेकर के आ जाती है, और उन समस्याओं से कैसे उबरना है इस बारे में हमें सोचने पर मजबूर भी करती है। तो जैसे बात की जाए रयाल जी आपके बारे में, कि जिस तरीके से आप साहित्य के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी लगे रहे हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करने के लिए भी हमें भी कोई ना कोई प्रेरित करे तो वो एक बहुत बड़ी बात रहती है। तो ऐसे में जो परिवार का सहयोग रहता है या परिवार की जो भूमिका रहती है वो कैसी रहती है? आप अपने माध्यम से ही औरों के लिए भी किस तरीके से जो परिवार की भूमिका रहनी चाहिए वो आप बता सकते? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे साथ किया। देखिए, परिवार के सहयोग के बिना कुछ भी कार्य करना संभव नहीं हो सकता, और ऊपर वाले की कृपा से मुझे ऐसा परिवार मिला। आपको मैं बताऊं कि जब मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, दुर्घटना भी क्या कहूँगा, ये घटना हुई, कि इस घटना के आने से मेरे जीवन में भी कई बदलाव आए। सर, हो सकता था कि ये घटना मेरे साथ ना होती तो शायद मैं आज जो भी हूँ वो नहीं होता, हो सकता था इससे अच्छा होता, और हो सकता था कि इससे नीचे होता। खैर, आपने जो प्रश्न किया है, पहले मैं उसका उत्तर दे दूं कि परिवार की भूमिका क्या होती है। तो मैं जब दिल्ली में था तो उस दौरान मेरी सगाई हो गई थी, और मेरी जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती संगीता जी, तो ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी और एक मित्र मुझे दिया है, और हम दोनों 24 के 24 घंटे साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। ऊपर वाली की ये कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। और जब मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई तो उस समय तो खैर मैं हॉस्पिटलों के ही चक्कर काटा करता था। तो उसके बाद जब हमारी शादी हुई, तो शादी होने के बाद तब इस प्रकार के सामाजिक जो कार्यक्रम हुए उनको करना मैंने प्रारंभ किया, और उसमें मेरी श्रीमती जी का, मेरे माता पिता का, मेरे पिताजी का मेरे ऊपर बड़ा सहयोग रहा साहब। उन्होंने कभी भी मुझे ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं दृष्टिबाधित हो चुका हूँ। मेरे मित्रगण, मेरे चचेरे भाई, इन सब ने मेरा इतना सहयोग किया कि मतलब मैंने जो चाहा वो उस समय मेरे साथ सब अवेलेबल रहे। मेरे बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं जो आज भी अगर मैंने उनको कुछ भी काम बोल दिया तो वो मेरे साथ खड़े हो जाते। मेरे परिवार के भी हैं, मेरे मित्रगण भी हैं, मेरी धर्मपत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, तो मतलब सभी लोग मेरा पूर्ण सहयोग करते हैं, और उन्हीं के सहयोग के बदौलत मैं आज जो भी कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी मुझे जाने का अवसर मिलता है। जैसे कुमार विश्वास जी के साथ और काफी लोग हैं जो जिनके साथ मुझे कभी सम्मेलनों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं दूर दूर जाता हूँ, और पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ पर भी हमें बुलाया जाता है वहाँ वहाँ पर हम जाते हैं। तो उसमें मेरे परिवार वालों का, सभी लोगों का, मित्रों का, सभी का सहयोग मुझे मिलता है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहयोग मिलता है तो वो मेरी धर्मपत्नी जी हैं। जहाँ कोई अवेलेबल नहीं होता वहाँ अपनी धर्मपत्नी जी को ले जाना पड़ता है, वहाँ धर्मपत्नी जी कहते हैं कि एवर टाइम अवेलेबल वाली बात है। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में नरेंद्र दत्त रयाल जी की जो धर्मपत्नी हैं, जीवन संगिनी हैं, संगीता रयाल जी, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि अभी रयाल जी ने काफ़ी बातें की परिवार के सहयोग के बारे में, और ऐसे में ख़ास तौर पर अपनी धर्मपत्नी के सहयोग के बारे में भी काफ़ी बातें की। तो संगीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो अपना खुद का अनुभव रहता है रयाल जी के साथ वो कैसा रहता है, और किस तरह से जो आपके अपने संघर्ष होते हैं, आप अपने और अपने पति के संघर्षों में कैसे आप उन चुनौतियों को पीछे छोड़ती हैं? सर, पहले तो ये सब कुछ संघर्ष नहीं लगता है, सब आसान सा लगता है जब हम दोनों साथ रहते हैं। हमारा तो मतलब बहुत अच्छा वो रहता है, जैसे दोस्त रहते हैं ऐसे रहते हैं।
और जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे में जैसे घर पे बच्चे हैं तो बच्चों को देखना और साथ में पति को देखना, दोनों सब चीज़ें। घर का तो कुछ बच्चे देख लेते हैं, कुछ हम दोनों कर लेते हैं, बस ऐसे में हो जाता है सब। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, लड़की कॉलेज कर रही है और लड़का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो रयाल जी, आपने अपनी ज़िंदगी के जो इतने सारे पड़ाव रहे, आपने अपनी ज़िंदगी के कई सारे पड़ाव हमारे और हमारे श्रोताओं के सामने रखे, और आपने अपनी कविताएं और अपनी सामाजिक गतिविधियों की भी जो प्रेरणा है वो हमारे और हमारे श्रोताओं के सामने रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कोई और ख़ास बात जो आप हमारे श्रोताओं के लिए रखना चाहें, या कोई ख़ास संदेश अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए रखना चाहें, हमारे लिए रखना चाहें, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए सर, मैं ज़्यादा बात तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव में, कभी भी कुछ भी इस प्रकार का जो दिव्यांगता आ जाए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या घबराते हैं कि भाई अगर किसी को फिजिकली कोई डिसेबल्ड है तो यार अगर मुझे कहीं जाना है तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे डर होती है। मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, और एक गाना था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना। इसलिए आदमी को कभी भी इस चीज से नहीं डरना है। और आपकी जो दिव्यांगता है उसने आपके लिए अगर एक अवसर रोका है तो उसने आपके लिए 99 अवसर आपके लिए खुले कर दिए हैं। एक रास्ता रोकता है तो 100 रास्ते ऊपर वाला खोलता है। हम केवल प्रयास करें, हम केवल कर्म करें, है ना, और हमारे करने वाले केवल माध्यम बने ना। आप करके देखें, बाकी करवाने वाला और पार लगाने वाला ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला उसी का सहयोग करता है जो कुछ करने की ठानता है। और ठान अगर किसी ने ली है तो दुनिया में कोई अंग, कोई प्रत्यंग, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने गेन किया है। मैं सभी श्रोताओं को हमेशा इसी प्रेरणा के साथ मैं आप सभी लोगों से विदाई लेता हूं कि कोई कुछ भी हो, लेकिन बस करने की ठान लीजिए, और सब काम होते हैं। ऊपर वाला उन सब पर अपनी कृपा बनाते हैं। जय। श्रोताओं, ये थे नरेंद्र दत्त रयाल जी, जो कि अपने आप में जिंदा दिली की एक मिसाल हैं, और जो कि अपने आप में संघर्ष और उन संघर्षों से आगे बढ़ते रहने की एक मिसाल हैं। तो नरेंद्र दत्त रयाल जी, आपका हमारे और हमारे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे श्रोताओं के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमसे इतनी सारी बातें साझा की। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।